नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि 12 अक्टूबर 2020 से जो वर्कशीट प्राइमरी क्लासेस के लिए आ रही थी वो बदल जाएंगी। अब केजी से लेकर क्लास 5 तक हर क्लास की अलग अलग वर्कशीट आएगी और ये सारी वर्कशीट आपको स्कूल से मिली हुई जो किताबें हैं उन्हीं के हिसाब से चलेंगी। यानी आपका सिलेबस जो किताबों में है और जो स्कूल का सिलेबस है वो इन्हीं वर्कशीट के द्वारा किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस की यानी आपकी किताबों में जो चैप्टर हैं उनकी भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और क्लास 3rd to 5th की तो मैं वर्कशीट बनाता ही हूँ। यदि इनके अलावा आपको कोई और क्लास की वर्कशीट भी चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 85 यानी 85। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट होने वाली है हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से और पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। ये एक कविता है। ये वर्कशीट 12 अक्टूबर 2020 की होने वाली है। यहाँ पर कक्षा 4 लिखा हुआ है। इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बातें करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यानी बादल को आप मेघ भी बोल सकते हैं, घन भी बोल सकते हैं, जलधर भी बोल सकते हैं और जलज भी बोल सकते हैं। इन सब का मतलब बादल ही होता है। यानी इन सभी शब्दों के अर्थ समान हैं यानी एक जैसे हैं। इसीलिए समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो हमें पता चलेगा कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। वो शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। चलिए आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। ये किसका चित्र है? ये सूर्य यानी सूरज का चित्र है। और सूर्य को हम और क्या क्या बोल सकते हैं यानी इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द और क्या हो सकते हैं? वो है रवि, दिनकर और भास्कर। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों सूर्य यानी सूरज के पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। चलिए आगे एक और फोटो बनी है। ये क्या है? ये है एक वृक्ष यानी वृक्ष को और हम क्या बोल सकते हैं? एक पेड़ या पादप और एक तरु भी बोल सकते हैं। तो ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हो गए यानी समानार्थी शब्द हो गए। अगली तस्वीर में क्या बना हुआ है? पानी। तो पानी के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? जल, नीर और पय। इन सब का मतलब एक ही होता है, क्या? पानी। चलिए अब हमने यहाँ पर 3 उदाहरण पढ़ लिए हैं। आगे के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में वो हमसे पूछ रहा है कि नीचे लिखे शब्द समूहों में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि जैसे नंबर 1 पर हमें दिन शब्द लिखा हुआ दिख रहा है और आगे 3 शब्द इन्होंने बताए हैं। कौन कौन सा? दिवस, वार और दिवाकर। अब हमें ये बताना है कि इन 3 शब्दों में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला शब्द है दिन। इसके शब्द दे रखे हैं दिवस यानी दिवस का मतलब भी दिन होता है। वार लिखा हुआ है, वार का मतलब भी दिन होता है। लेकिन अगला शब्द है दिवाकर। दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य का मतलब तो दिन नहीं होता, तो इसलिए दिवाकर शब्द पर हम गोला लगाएंगे। चलिए नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जंगल और शब्द दे रखे हैं वन। तो वन का मतलब भी जंगल होता है, अरण्य का मतलब भी जंगल होता है। लेकिन उद्यान शब्द का अर्थ होता है बगीचा। ठीक है, तो जंगल और बगीचे में फ़र्क है, ये दोनों एक जैसे नहीं होते। तो उद्यान पर शब्द पर हम गोला लगाएंगे। चलिए नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ लिखा है नेत्र। नेत्र का मतलब होता है हमारी आँखें। ठीक है, तो पहला शब्द जो दे रखा है वो है तन। अब तन का मतलब होता है हमारा पूरा शरीर। ठीक है, तो हमारा पूरा शरीर और आँखें तो एक जैसे नहीं हुए ना, तो हम तन शब्द पर गोला लगाएंगे।
अगले शब्द है नयन, नयन का मतलब भी आंखें होता है, और लोचन, लोचन का मतलब भी आंखें होता है। चलिए अब हम आते हैं नंबर 4 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हवा, और हमारे शब्द दे रखे हैं समीर, और समीर का मतलब भी हवा होता है। अगला शब्द है नीर, नीर का अर्थ होता है पानी। तो पानी और हवा तो एक जैसे शब्द नहीं हुए, इसलिए हम नीर पर गोला लगाएंगे। और आखिरी शब्द है पवन, पवन का मतलब भी होता है हवा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात की गई है। तो जब आप ये कविता पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पर बादलों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। चलिए इनमें से किन्हीं दो रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनमें से किन्हीं दो रूपों का यहाँ पर चित्र बनाना है। कौन कौन से रूप का? पहला है परियों जैसे पंख लगाए। तो हमें बादल इस तरीके से बनाने हैं कि ऐसा लगे कि परियों के पंख लगे हुए हैं। ठीक है। दूसरा चित्र कौन सा है? जोकर जैसी तोंद फुलाए, यानी ऐसा चित्र बनाना है कि ये लगे कि बादलों से जोकर बना हुआ है और उसने अपनी तोंद यानी अपना पेट फुला रखा है। तो आप जब ये कविता पढ़ेंगे तो आप वो चित्र वहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। आप इन चित्रों में से देखकर इसका आंसर बना सकते हैं, यानी यहाँ पर एक चित्र बना सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।